नमस्कार साथियों, श्रीकांत एक बार आप सबके सामने पुनः हाजिर हूँ। आज की हमारी क्लास रहेगी इतिहास की। इतिहास में हम लोग चल रहे हैं मध्यकालीन इतिहास, सल्तनत काल में। सल्तनत काल में भी तुगलक वंश में भी कहाँ तक हो गया है, मोहम्मद तुगलक तक समाप्त हो चुका है। और अब किसकी बारी है, यानी कि मोहम्मद तुगलक के बाद शासक कौन बनता है? फिरोज शाह तुगलक बनता है। ठीक है, पिछले लेक्चर में जहां पे मैंने खत्म किया था तो वहां पे बताया था कि फिरोज शाह तुगलक बनता है और मोहम्मद तुगलक कहाँ के? सिंध के अभियान में, यानी कि 20 मार्च जो तिथि दी जाती है 1351। ठीक है, 20 मार्च 1351 की सिंध के थट्टा में इसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे? सिंध के थट्टा में। थट्टा में इसकी मृत्यु हो जाती है, बुखार आ जाता है मोहम्मद तुगलक को। वहीं पे सिंध के थट्टा में फिरोज शाह तुगलक बन जाता है। 22 मार्च 1351 को शासक बन जाता है सल्तनत काल का, यानी कि तुगलक वंश का। ठीक, तो ये बात पिछले लेक्चर में हो गई थी और इसके विषय में मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि इसकी माता जो है कहाँ की रहती है? राजा रणमल की बेटी रहती है, नेला नाम रहता है। ठीक है, यानी कि ये क्या रहता है? ये एक हिंदू माँ का बेटा रहता है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो ये आपको भूलना नहीं है। दूसरी बात क्या है कि ये फिरोज शाह तुगलक जो है पूरे सल्तनत काल का, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक पूरे सल्तनत काल का 1351 से लेके और 37 तक ये शासक रहता है, यानी कि लगभग 1388 तक। 37 और 51 अगर जोड़ देंगे तो 51, 30, 81, 7, हाँ, 1388 ईस्वी तक शासन रहता है। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में पहला क्या है? सल्तनत काल का सबसे लंबा शासन करने वाला शासक, सबसे लंबा शासन करने वाला शासक है। ठीक है, क्या है? मैं फिर से बता दे रहा हूं, फिरोज शाह तुगलक क्या है कि ये सल्तनत काल का सबसे लंबा शासन करने वाला शासक है। लगभग कितना? 37 वर्षों तक ये शासन करता है। 37 वर्षों तक शासन करता है। पहली बात तो फिरोज शाह तुगलक के विषय में यही हो गई कि इसके विषय में यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, दूसरी बात क्या है? ये हिंदू माँ का बेटा है। ठीक है, इसके नाना राजा रणमल रहते हैं। अबोहर का वो स्थान रहता है, मैंने बताया था, पूर्वी पंजाब का जो जिला है हिसार, पूर्वी पंजाब में हिसार जो जिला आज के समय में है, वहीं पे ये स्थान रहता है अबोहर, तो वहीं के रहते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है? ये पूर्णतया एक धार्मिक शासक है, यानी धार्मिक का शासक का मतलब है कुरान के अनुसार चलने वाला, कुरान के अनुसार चलने वाला शासक है। यानी कि पूरी तरह से ये उलेमाओं के द्वारा संचालित होता है, यानी कि उलेमा वर्ग इसके शासन काल में सबसे ज्यादा हावी है। ठीक है, इसके पहले किसी ऐसे शासक के समय में उलेमा वर्ग इतना ज्यादा हावी नहीं है। इवन कि कुतुबुद्दीन ऐबक भी लाहौर में रहता है, वो भी उलेमाओं को बहुत पसंद नहीं करता है। इसके बाद आप जानते हैं इल्तुतमिश तो बहुत दूर दूर तक बहुत वास्ता नहीं है। इसके बाद जो प्रमुख शासक हुए हैं, बलबन का देख लीजिए, बिल्कुल से वो तो उलेमाओं को उस काबिल ही नहीं समझता है। मोहम्मद तुगलक तो बात ही नहीं करता उलेमाओं से, ठीक है, पसंद ही नहीं है उसको। अलाउद्दीन खिलजी तो बिल्कुल से, तो आप देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक जो प्रमुख शासक हैं उसमें फिरोज शाह तुगलक पहला ऐसा शासक है जो उलेमाओं के द्वारा चलता है, यानी कि उलेमाओं की पूरी बात को ये मानता है। कोई ऐसी बात नहीं जो उलेमाओं की ना मानता हो। ठीक है, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि ये पहली बार शासन संचालन में जो है क्या करता है, जो जमींदारी इजारेदारी प्रथा है या वंशानुगत प्रथा है, जैसे कि अभी तक सल्तनत काल में उस तरह से वंशानुगत को, और कह सकते हैं कि बाप के बाद बेटा ही पद को संभालेगा या उसके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति रहेगा वो पद संभालेगा, ये बात नहीं होती थी।
होती थी, बहुत कम होती थी, लेकिन खुल के किसी शासक ने नहीं कहा है। इसने अपनी पुस्तक में, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी पुस्तक कौन सी लिखी है? फुतुहाते फिरोज शाही, फुतुहाते फिरोज शाही। ठीक है, इसको किसने लिखा है? खुद फिरोज तुगलक ने लिखा है। ठीक है, फिरोज तुगलक जो है अपनी पुस्तक में इस बात को बाकायदे बताता है कि अगर कोई शासक है या कोई उलेमा वो जागीरदार है या कोई सैनिक है, बड़े पद पे है और उसको जागीर एक दी गई है, तो अगर वो बाई चांस किसी अभियान के दौरान खत्म हो जाता है या उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो उसके जो जागीर है उसके वंश में किसी न किसी के हाथ में चली जाएगी। अगर उसका बेटा है तो बेटे के हाथ में चली जाएगी, बेटा नहीं है, अगर बेटी है तो बेटी के हाथ में चली जाएगी। यानी कि उस वंश में, यानी कि जिसको जागीर दी गई है उसके वंश में वो जागीर रहेगी। ठीक है, पहले क्या होता था कि जागीर को हस्तांतरित कर लिया जाता था, अगर जिसको जागीर का, यानी कि अगर किसी को इक्ता का आवंटन है, इक्ता का मतलब आप सीधे सीधे जान लीजिए कि भूमि, ठीक है ना, एक क्षेत्र में एक निर्धारित क्षेत्र की जमीन किसी ऐसे व्यक्ति को दे दी जाती थी जो शासन में होता था, यानी किसी सैनिक को या किसी इक्तादार को वही इक्तादार हो जाता था। वो इक्तादार वंशानुगत नहीं था, मेरे कहने का बस इतना मतलब है। लेकिन यहाँ पे उसको जागीरदारी या इजारेदारी या इक्तादारी जो भी आप कह लीजिए, फिरोज शाह तुगलक जो है उसको इसके समय में उसको इजारेदारी या जागीरदारी बोला जाता है। तो वो क्या करता है, इसी इक्ता को वंशानुगत बना दिया है। ठीक है, और इसकी अपनी खुद की पुस्तक कौन सी है? फुतुहाते फिरोज शाही। ठीक है, एक पुस्तक और है, किसकी? एक पुस्तक का नाम है वो तारीखे फिरोज शाही। ठीक है, मैं दोनों पुस्तक का नाम लिख दे रहा हूं, ये बहुत कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तारीखे फिरोज शाही, ये इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है शम्स सिराज अफीफ ने। ठीक है, इस पुस्तक को फुतुहाते फिरोज शाही, इसको फिरोज तुगलक खुद लिखा है। ठीक है, दूसरी पुस्तक है तारीखे फिरोज शाही, इसको कौन लिखा है? शम्स सिराज अफीफ। ठीक है, शम्स सिराज अफीफ, यानी कि आप सीधे सीधे ये मान लीजिए अफीफ की एक पुस्तक है, उसका नाम है तारीखे फिरोज शाही, और फुतुहाते फिरोज शाही है, फिरोज तुगलक ने लिखा है। ठीक है, सल्तनत काल का शासक है जो पहली बार एक पुस्तक लिखता है। ठीक, तो ये अंतर है दोनों पुस्तकों में। ठीक, अपनी पुस्तक में वो बाकायदा इस बात के वंशानुगत को, यानी कि उसकी प्रथा को ये जायज ठहरा देता है। ठीक, ये बात हो गई। दूसरी बात क्या होती है, इसके अलावा भी ये बहुत सारी बातें हैं फिरोज शाह के समय में। फिरोज शाह क्या करता है, जो 24 प्रकार के इसके पहले कर चलते थे, ठीक है ना, 24 प्रकार के कर को समाप्त कर दिया इसने। 24 प्रकार के करों को समाप्त, कहीं कहीं किताब में हो सकता है आपको 23 प्रकार के कर भी मिले, लेकिन 24 प्रकार के करों को समाप्त कर देता है। ठीक, समाप्त कर देता है। मात्र कितने प्रकार के कर चलाता है? मात्र 4 प्रकार के कर चलाता है। ठीक है, जो कुरान में वर्णित हैं, 4 प्रकार के कर चलाता है। ठीक है, ये सब ये उलेमा वर्ग की राय पे करता है। ठीक है, यानी उसके हर एक निर्णय में उलेमा वर्ग का जबरदस्त प्रभाव रहता है। ठीक, तो 4 प्रकार के कर चलाता है जो कहां पे वर्णित है? कुरान में वर्णित है। कौन कौन से वो कर हैं? ठीक है, पहली बात तो हो गया खिराज, जिसको खराज भी कहीं कहीं बोला जाता है, खुम्स, कहीं कहीं खम्स भी लिखा मिलेगा आपको, जजिया और जकात। ठीक है, जजिया क्या होता था? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर है, यानी हिंदुओं से। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर होता था, लिया जाने वाला कर होता था। ठीक है, जकात क्या है? मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर होता था, मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर होता था। सब बटा है, ये कुरान में वर्णित है, तो ये कुरान के अनुसार ही कर लगा रहा है। जजिया गैर मुसलमानों यानी हिंदुओं से लिया जाने वाला कर था, यहां मैं हिंदू लिख दे रहा हूं। ठीक है,
मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, धार्मिक कर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर होता था, ठीक है, धार्मिक कर होता था। इसकी कर कितने परसेंट होती थी? लगभग 2.5% होती थी। जजिया का कुछ निर्धारण नहीं होता था। खुम्स कितना होता था? 1/5 भाग होता था, ठीक है। जैसे मैंने खुम्स के विषय में पहले ही बताया था कि खुम्स सैनिकों द्वारा लूटा हुआ धन होता था। उस धन के बंटवारे में ही कुछ धन कहाँ चला जाता था? शासक के राजकोष में, यानी कि राज्य के राजकोष में चला जाता था, और बाकी जो धन बढ़ता था उसको सैनिक जितने होते थे वो आपस में बांट लेते थे, ठीक है। खुम्स। अलाउद्दीन खिलजी, मैंने बताया था, अलाउद्दीन जब मैं पढ़ा रहा था तो अलाउद्दीन ने इस नीति को बदल दिया था। यानी कि मान लीजिए खुम्स से लिया गया धन, यानी लूट का धन कितना है? 100 रुपया है। कुरान के अनुसार क्या होगा? 1/5, यानी कि 20×5 100। 20 रुपया कहां जाएगा? राज्य सरकार के राज्य कोष में चला जाएगा, ठीक है। बाकी 80 रुपया कहां जाएगा? कहां जाएगा? ये सैनिकों द्वारा आपस में बांट लिया जाएगा। मोटा मोटा यही एक खुम्स का तरीका होता था, सैनिकों द्वारा आपस में बांट लिया जाएगा, ठीक, आपस में बांटा जाता था, ठीक है। लेकिन अलाउद्दीन ने इसका क्या कर दिया था? 80% अलाउद्दीन लेता था, 20% जो है सैनिक लेते थे। लेकिन कुरान में 1/5 है, यानी कि 100 रुपए का 5वां हिस्सा यानी कि जाएगा राजकोष में, और बाकी 4 हिस्से सैनिकों द्वारा, ये होता था। तो फिरोज शाह तुगलक ने फिर क्या कर दिया? इसको कर की दर को 1/5 कर दिया। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण काम इसने क्या किया कि जजिया अभी तक पूरे सल्तनत काल में ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था, ठीक है, हिंदुओं से लिया जाता था, लेकिन हिंदुओं में ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था, ठीक है। तो पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया लगाया गया, यानी कि जजिया कर लगाया गया, ठीक है। पहली बार ये हो रहा है कि ब्राह्मणों पर जजिया लगाया जा रहा है, ठीक है। इसके पहले हिंदुओं से लिया जाता था, मगर हिंदुओं में भी ब्राह्मणों को छोड़ दिया जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पे भी लगा दिया और पूरा का पूरा सभी लोगों से लिया। ये इसका एक अनूठा काम था, ठीक है। दूसरा, फिरोज शाह तुगलक बहुत ही, मैंने कहा ना कि सैनिक दृष्टिकोण से बहुत ही अक्षम शासक था। इसकी सैनिक सफलताएं बिल्कुल नगण्य है, शून्य है। और दूसरी बात कि पूरे तुगलक काल के समय में जो है सबसे जो बृहद साम्राज्य, जो सबसे बड़ा साम्राज्य रहता है वो तुगलक काल के ही समय में रहता है। पूरे सल्तनत काल के समय में अगर देखा जाए तो किस राजवंश का सबसे लंबा साम्राज्य होता है? तुगलक वंश का, ठीक है। सॉरी। फिर फिरोज शाह तुगलक क्या करता है? फिर फिरोज शाह तुगलक करता है जैसे कि इसके अनेक काम में, जैसे कि खैरात में इसने बहुत कुछ दिया, दान विभाग बनवाया और दासों की स्थापना की, बाग लगवाए। ये सब मैं पॉइंट ऑफ व्यू के आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि इसके पॉइंट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे इसने 1200 बाग लगवाए, ठीक है, 1200 बाग लगवाए। 1200 बाग लगवाने से जो है इसकी जो आय होती थी वो होती थी 1,80,000 टंका, शायद ऐसे ही था, 1,80,000 टंका इस बाग से इसकी आय होती थी, 1,80,000 टंका। एक मिनट साथियों, तो 1,80,000 टंका इसकी आय होती थी जो 1200 बाग लगवाए थे, ठीक है। और मजे की बात कि जो दासों की स्थापना करता है, यानी कि इसको दास रखने का बहुत शौक होता है, और इसके दासों की भी संख्या कितनी थी? 1,80,000,
ये कोइंसिडेंस है कि जो इसने 1200 बाग लगवाए थे उससे इसकी आय होती थी 1,80,000 टन का, और इसके टोटल दासों की संख्या कितनी थी? 1,80,000 कुल दासों की संख्या थी। ठीक है, कुल दासों की, क्योंकि ये दासों की संख्या पूछा जाता है, दासों की संख्या थी। फिर इसने क्या किया? फिर इसने एक प्रकार से कह सकते हैं कि 150 कुएं खुदवाए, 150 कुएं खुदवाए। ठीक, ये इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, जो इसके जन कल्याणकारी कार्य हैं। ठीक है, इसी में इसने क्या किया कि 150 कुएं खुदवाए, और इसने नहरों के निर्माण के लिए जो है पहली बार, कह सकते हैं कि पहली बार, हालांकि गयासुद्दीन तुगलक ने नहर खुदवाया था, यानी कि नहर किसी को देखते हुए नहर खुदवाया था, लेकिन इसने 5 प्रसिद्ध नहरों का निर्माण करवाया था। ठीक है ना, और जो 5 प्रसिद्ध नहरों का निर्माण करवाया था, मैं उसको बता दे रहा हूं, क्योंकि सिंचाई व्यवस्था को लेके ये बहुत जबरदस्त जागरूक व्यक्ति था, कह सकते हैं। जैसे गयासुद्दीन तुगलक के बाद से ही नहर वहर की खुदाई तुगलक वंश के जो शासक थे वो करते थे। ठीक है, तो जो इसकी पहली नहर थी, पहली नहर, यानी कि जो इसने 5 नहर खुदवाई थी जो बहुत प्रसिद्ध हुई हैं। ठीक है, पहली नहर का नाम था उलुग खनी नहर। क्या नाम था? उलुग खनी नहर। ठीक है, जो यमुना का पानी हिसार जिले में जाता था। इस नहर के माध्यम से यमुना का पानी हिसार जिले तक जाता था। ठीक है ना, और इस नहर की लंबाई कितनी थी? 150 मील थी, 150 मील थी नहर की लंबाई। फिर दूसरी नहर कौन सी थी? जो दूसरी नहर थी इसकी सतलज से घग्गर तक। सतलज से, पहली नहर का नाम इसका उलुग खनी नहर नाम था, नाम भी दे दिया था। सतलज से घग्गर तक जाती थी दूसरी नहर। ठीक है, ये दूसरी नहर है सतलज से घग्गर तक, और इसका नाम था रजवाह। दूसरी नहर का नाम था रजवाह, और इसकी लंबाई थी 96 मील। पहली नहर की लंबाई थी 150 मील, दूसरी नहर की लंबाई है 96 मील। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सब सारे प्रश्न यही आते हैं, कुछ अलग से नहीं आता दोस्तों। ठीक है ना, अगर आप नोट कर लेंगे तो आप ये विश्वास मानिए कि बिल्कुल से ऑथेंटिक है, ऐसा नहीं कि कोई इधर उधर की बात है, ये सब टेक्स्ट बुक से आपको बताई जा रही हैं, ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक से। ठीक है, तो दूसरी नहर कहां से कहां तक जाती थी? सतलज से घग्गर तक जाती थी। दूसरी नहर का नाम था रजवाह। पहली नहर का नाम था उलुग खनी नहर, जो 150 मील तक थी। पहली नहर का पानी यमुना नहर से हिसार जिले तक जाता था। तीसरी नहर कौन थी? तीसरी नहर थी मांडवी तथा सिरमौर की पहाड़ियों से ये शुरू होती थी। पहाड़ियों से शुरू होकर जो तीसरी नहर खुदवाई गई थी वो हांसी तक जाती थी, झांसी नहीं, हांसी तक जाती थी। ठीक है, ये हो गया तीसरी नहर। जो चौथी नहर है इसकी, वो घग्गर से फिरोजाबाद जाती है। घग्गर से फिरोजाबाद जाती है। और जो पांचवी सबसे महत्वपूर्ण नहर है वो जाती है यमुना से फिरोजाबाद। यमुना से फिरोजाबाद जाती है। ठीक है, अगर आप इन पांचों नहरों को देखेंगे तो आज के परिप्रेक्ष्य में ये वर्तमान के हरियाणा प्रदेश में पड़ती हैं। सारी मैक्सिमम नहरें वर्तमान के हरियाणा प्रदेश में पड़ती हैं, प्रदेश में अवस्थित हैं। ठीक है, जो पांचों नहरें हैं इनकी आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो
हरियाणा से ही लगभग शुरू होकर हरियाणा के इर्द गिर्द में ये नहरें रहती थी। तो ये हो गई इसकी 5 नहरें। दासों के बारे में बता ही दिया, इसने 1,80,000 दास रखे थे। दासों से इसको बहुत प्रेम था, दासों के लिए इसने बहुत सारे काम किए थे, ठीक है ना। और इसी वजह से एक दास विभाग की भी इसने स्थापना की थी, दीवाने बंदगान, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इसने बहुत सारे काम ऐसे ऐसे भी किए, ठीक। ये जो नहरें निकलवाता है तो इसी वजह से ये उलेमा वर्ग की राय लेके पहली बार ये सल्तनत काल में पहली बार सिंचाई कर लेता है, ठीक है। पहली बार सल्तनत काल में सिंचाई कर लगाया जा रहा है, पहली बार सिंचाई कर, जिसको हक के सर्व बोला जाता है। हक, इसको क्या बोला जाता है? हक ए सर्व, हक ए सर्व, ठीक है। ये कौन लगा रहा है? पहली बार सिंचाई कर को हक ए सर्व बोला जाता है, पहली बार सिंचाई कर लगाया गया, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के समय में पूरे सल्तनत काल में पहली बार। और जो इसकी दर होती थी, सिंचाई कर की दर होती थी, सिंचाई कर की दर वो भूमि की उपज का 1/10 होती थी, ठीक है ना। ये एक है 1/10 किसका होती थी? भूमि उपज का, ठीक है। भूमि उपज का 1/10 सिंचाई कर के रूप में, यानी कि मान लीजिए कि अगर ये 1 बीघा है, पूरी जमीन है, ठीक है। 1 बीघा में मान ले रहा हूं मोटा मोटा कि अगर 10 कुंटल हुआ जो है, मान लीजिए कि धान हुआ, तो 1 बीघा है, 1 बीघे में नहर का पानी गया है, उससे 10 कुंटल हुआ है, तो इस 10 कुंटल का सिंचाई कर लिया जाएगा 1/10, यानी कि जो इस पूरी भूमि का उपज होगा उसका 1/10। तो ये अनुपात लगाया गया था, ठीक है, पहली बार सिंचाई कर। तो क्या है? सिंचाई कर 1/10 भूमि उपज का होता था, ठीक है। और भूमि उपज का कैसे, मैंने बता दिया। मान लीजिए टोटल भूमि 1 बीघा है, तो उसका अगर 10 कुंटल टोटल हो रहा है उपज, तो उस 10 कुंटल का 1 भाग, यानी कि 1 कुंटल उसको देना पड़ेगा सिंचाई कर के रूप में, ठीक। तो ये व्यवस्था होती है पहली बार। सॉरी मैंने मिटा दिया, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या इसके अलावा कहने का मतलब है, ये तो आपने देख लिया कि कर देख लिया, इसका जजिया कर देख लिया, ये जो इसके काम है, बाग देख लिया, और ये सब सारी चीजें हो गई। आगे क्या होता है? आगे होता है जो है जो मैंने बताया कि वो जो दासों के लिए है, तो दास विभाग की पहली बार, दास विभाग की ये सब पहली बार है, ठीक है ना, पहली बार है दास विभाग की स्थापना हो रही है। अभी अभी मैंने बताया था, उस दास विभाग का नाम क्या है मैं बता दे रहा हूं, क्या कहा जाता है दास विभाग की स्थापना, जिसे दीवान ए बंदगान कहा जाता है। बंदगान, ठीक है, दीवान ए बंदगान कहा जाता है, बंदगान कहा गया। यह है दास विभाग की स्थापना, जिसे दीवान ए बंदगान कहा गया है, ठीक है। फिर क्या करता है? फिरोज शाह तुगलक खुले हाथ से दान करता है, दान देने का उसे बहुत शौक है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है? एक दानशाला विभाग की स्थापना करवाता है, जिसका क्या नाम है? दीवान खैरात, यानी कि दान देने के लिए या दान देने की व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए, दान देने के लिए एक दीवान खैरात नामक विभाग की स्थापना करता है, ठीक है। दीवान खैरात नामक विभाग की स्थापना करता है, विभाग की स्थापना करता है। बेसिकली ये इस दीवान खैरात में किसको सहायता दी जा रही है, दान दिया जा रहा है? मुस्लिमों को, ठीक है, जिसमें महिला पुरुष दोनों लोग हैं, ठीक है। मुस्लिम विधवा
महिलाओं को, देखिए फिरोज शाह तुगलक के जितने भी काम होते हैं वो मैक्सिमम मुस्लिमों के लिए होते हैं, ये सभी इतिहासकारों ने स्वीकार किया है, ठीक है। इसीलिए इसे सल्तनत काल का, मध्यकाल का कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। मैं लिख दूंगा अभी आगे जो है अंतिम के समय में, लेकिन आप ये जान लीजिए इसके जो जन कल्याणकारी काम होते हैं वो मुस्लिमों और उनसे संबंधित लोगों के लिए होते हैं। तो ये जो दीवान खैरात की स्थापना कर रहा है, इसमें मुस्लिम महिला पुरुष रहते हैं, मुस्लिम विधवा महिलाएं रहते हैं, वृद्ध मुस्लिम रहते हैं, अपाहिज मुस्लिम पुरुष रहते हैं, यानी कि जो भी हैं, जितने तरीके के लोग हैं, जैसी भी उनको समस्या है, इस दान विभाग से वो पैसा ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, दीवान खैरात नामक की स्थापना हो गई, ठीक है। फिर एक वो क्या करता है, अस्पताल की स्थापना करवाता है, ठीक है। ये दीवान खैरात तो दान देने के लिए, यानी खैरात में पैसा तुम लेके जाओ मुस्लिम के लिए, क्योंकि कुरान में ऐसा वर्णित है। और मैंने शुरू में कहा है कि फिरोज शाह तुगलक उलेमा के द्वारा काम करने वाला शासक है, जैसा जैसा उलेमा उसको बताते जाते हैं वैसे वैसे काम करता है। आप ये जो विभागों की स्थापना कर रहा है ये सिर्फ वैसे कुरान में वर्णित भी है, ठीक है। तो क्या करता है वो, एक अस्पताल की स्थापना करता है, दारुल सफा नामक अस्पताल की स्थापना करता है। क्या नाम है, दार उल सफा नामक अस्पताल की स्थापना करता है। इस अस्पताल में खाने पीने से लेके दवा पानी तक सब कुछ मुफ्त में है, ठीक है, सब कुछ निःशुल्क है, और मैक्सिमम किसके लिए है, मुस्लिमों के लिए है, ठीक है। तो इस अस्पताल में सब कुछ फ्री में मिल रहा है, सिर्फ दवा ही नहीं निःशुल्क मिल रही है, खाना पीना आदि उससे संबंधित सारी चीजें मुफ्त में मिल रही हैं, ठीक है। तो दान विभाग हो गया, और दीवान बंदगान दास विभाग हो गया, कितनी दासों की संख्या है वो हो गया, ठीक है। इसके बाद वृद्ध मुस्लिमों को जो अपाहिज हैं या इस तरह से हैं उनको पेंशन देने के लिए विभाग की स्थापना करवाता है, दीवान इस्तिहाक, ये है नाम इस्तिहाक, ठीक है। दीवान इस्तिहाक नामक पेंशन विभाग की स्थापना करवाता है, पेंशन विभाग की स्थापना करवाता है। ये जितने मैं पॉइंट बता रहा हूं वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। नामक विभाग की स्थापना करवाता है, जिसमें वृद्ध मुस्लिमों को पेंशन एक निश्चित आय दी जाती है उनके जीवन यापन के लिए, ठीक है। तो ये सब काम पहली बार इसने किया है, ठीक। मैंने शुरू में ही बता दिया है कि पहली बार जागीरों और जो भूमि दान दे दिए गए रहते हैं, पहली बार वो वंशानुगत करता है, ठीक है। पहला ऐसा शासक है जो जागीरदारी या एकता प्रथा को, जो भी आप समझ लीजिए, उसको वंशानुगत बना देता है, ठीक। तो ये हो गया इसका एक मोटा मोटा काम। दूसरी बात, पहली बार ये जो है राज्य की अपने आय का वो करवाता है, कह सकते हैं आय का ब्यौरा तैयार करवाता है, यानी कि सल्तनत काल का पहला ऐसा शासक है जो अपनी राज्य की आय का ब्यौरा करवाता है, इकट्ठा करवाता है, लेखा जोखा इकट्ठा करवाता है। और लिख दे रहा हूं मैं, पहली बार राज्य की आय का लेखा जोखा तैयार करवाता है, लेखा जोखा या विवरण तैयार करवाता है, या अनुमान व्यक्त करवाता है, आय का लेखा जोखा तैयार करवाता है, ठीक है, तैयार करवाता है, ठीक है। और जो इसकी आय राज्य की रहती है, ठीक है, वो अनुमानित रहती है 6 करोड़ 75 लाख टंका, 75 लाख टंका, ये इसकी राज्य की अनुमानित आय है एक वर्ष की। 75 लाख टंका अनुमानित आय है, पहली बार ये करवा रहा है, ठीक है।
अनुमानित आय है। ठीक ठीक, ये इसको कौन कर रहा है? ये रहता है एक व्यक्ति ख्वाजा हिसामुद्दीन। ये प्रश्न आता है कि किसने विवरण तैयार करवाया फिरोज शाह तुगलक के समय में राज्य की आय का विवरण किसके निर्देशन में या किसके समय में तैयार किया गया? तो ख्वाजा हिसामुद्दीन रहता है व्यक्ति। ख्वाजा हिसामुद्दीन ने राज्य की आय का विवरण तैयार करवाया। ठीक है, तैयार किया। ये है इससे संबंधित जो 20-25 प्रकार के प्रश्न निकल के आते हैं। ठीक है, बाकी इसके समय में क्या होता है? इसके समय में स्थापत्य कला यानी कि बहुत सारे शहरों की स्थापना होती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ही करता है। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक अपने भाई मोहम्मद तुगलक की याद में, यानी जौना खान, इसीलिए जौना खान से ही जौनपुर पड़ा है। ठीक है, जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने जौना खान की याद में की है। जौना खान की, मैंने पहले भी बताया था कि फिरोज शाह तुगलक यानी कि मोहम्मद तुगलक फिरोज शाह तुगलक को बहुत प्यार करता है, भले उसका चचेरा भाई रहता है। फिरोज शाह तुगलक ने जौना खान की याद में किया। ठीक है, इसी तरीके से दिल्ली के पास में फिरोजाबाद है, हिसार है, ऐसे न जाने कितने अनगिनत सैकड़ों शहरों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करवाई है। जब हम सल्तनत कालीन प्रशासन और स्थापत्य पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि सल्तनत कालीन प्रशासन का भी लेक्चर कम से कम 2 लेक्चर तो कम से कम रहने वाला है। तो ये हो गया फिरोज शाह तुगलक का पूरा एक प्रकार से समरी कि फिरोज शाह तुगलक क्या करता है। बाकी तो बहुत सारी बातें हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वो कहानी नुमा है ना, उसको जानने का कोई बहुत विशेष मतलब नहीं है। ठीक है, तो हाँ, दूसरी बात, बहुत सारे इतिहासकारों ने फिरोज शाह तुगलक को क्या बताया है? मध्यकाल का अकबर बताने की घोषणा की है, यानी कि कोशिश की। घोषणा क्या है? घोषणा तो नहीं है, लेकिन यह है कि ना जाने कितने इतिहासकारों ने बताने की कोशिश की है, और खास करके उसमें 2 इतिहासकार का नाम बहुत प्रसिद्ध है। एक है हेनरी इलियट है, और दूसरे हैं हेनरी इलियट और एल्फिस्टन ने फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन अकबर कहा है, यानी मध्यकाल का अकबर, इस काल का अकबर है। यानी कि अकबर के पहले वाला जो सल्तनत काल का पूरा है, मध्यकालीन अकबर कहा है। मध्यकालीन का मतलब ये है सल्तनत काल। मध्यकाल आप हटा दीजिए, ठीक है, सल्तनत काल कह दीजिए, क्योंकि मध्यकाल में आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। इसको सीधे सीधे कह दीजिए सल्तनत काल का अकबर कहा है। किसने कहा है इसको? ये कोड करने के लिए आता है। हेनरी इलियट और एल्फिस्टन ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा है, ये ठीक है। बाकी फिर जैसे इसने धार्मिक रूप से खलीफा के नायब के रूप में खुद को घोषित किया, खलीफा का नायब स्वयं को घोषित किया। इसने 1-2 प्रकार के सिक्के भी चलाए, जैसे ससगनी है, अद्धा एवं बिक है। ठीक है, इसको मैं जब प्रशासन में पढ़ाऊंगा सल्तनत काल में तो उस समय पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे इसने एक क्या किया था कि ससगानी, कहीं कहीं आपको ससगानी या ससगनी मिलेगा, कहीं कहीं ससगानी मिलेगा। ससगनी नाम का एक सिक्का चलाया। ठीक है, कितने का होता था ये? 6 जीतल का होता था। ठीक है, ससगनी नाम का एक सिक्का चलाया जो 6 जीतल का होता था। ठीक है, बाद में इसने अद्धा एवं बिग नामक भी एक
अद्धा एवं बिख नामक सिक्का चलाया, अद्धा एवं बिख नामक सिक्का चलाया। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक चलाता है। एक बार मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, एक बार वहां बता दूंगा। अद्धा एवं बिख नामक सिक्का चलाया। बिख जो होता था वो चांदी का होता था। ठीक है, जो बिख नामक सिक्का होता था वो चांदी का होता था, और जो अद्धा नामक होता था वो तांबे का होता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसने प्रमुखतः 3 प्रकार के सिक्के चलाए थे। ससगनी 6 जीतल का होता था, अद्धा एवं बिख नामक, बिख चांदी का होता था, अद्धा तांबा का होता था। तो ये तो रहा इससे कुल मिला के मोटा मोटा एक चैप्टर लगभग समाप्त हो गया है। इसके बाद कुछ बचता नहीं है। बाद में जब 1388 में इसकी मृत्यु हो जाती है, इसके बाद थोड़े थोड़े टाइम के लिए शासक बनते हैं, जिसमें इसके बाद बनता है गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय नाम से शासक बनता है। इसके बाद कुछ उसका कुछ भी उल्लेख नहीं है। फिर जल्दी जल्दी जो है इसके बाद कौन बनते हैं, गयासुद्दीन तुगलक बनता है। मैं लाइन से लिख दे रहा हूं क्योंकि इसके बाद कुछ विशेष नहीं बचता है। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय बनता है, द्वितीय के नाम से बनता है। फिर कौन बनता है, अबू बकर बनता है। ये सब 4-4, 6-6 महीने के बनते हैं। अबू बकर बनता है। इसके बाद बनता है मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। और फिर बनता है, ये फिरोज शाह के उत्तराधिकारी हैं। ठीक है, जो क्रम से बनते हैं 4-4, 6-6 महीने के लिए। कोई इनका कुछ भी इनके विषय में कभी पूछा ही नहीं जाता है। ठीक है, इसके बाद बनता है अलाउद्दीन सिकंदर शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह। ठीक है, इसके बाद बनता है नासिरुद्दीन महमूद, तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, इसी के विषय में 2-4 घटनाएं होती हैं। नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक होता है, तुगलक वंश का अंतिम शासक होता है, अंतिम शासक होता है। ठीक है ना, ये क्रम से शासक हैं। फिरोज शाह के बाद गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय बनता है, फिर अबू बकर बनता है, फिर मोहम्मद शाह बनता है, फिर अलाउद्दीन सिकंदर शाह बनता है, और फिर नासिरुद्दीन महमूद बनता है। नासिरुद्दीन महमूद का कार्यकाल कब से कब तक का है, 1394 से लेके 1412 तक। 1412 में इसको मार के जो है एक दौलत खान रहता है, उसी को जो है 1412 में तो दौलत खान नासिरुद्दीन महमूद को मार देता है। वो जब हम देखेंगे सैयद वंश, इसके बाद उसको खिजर खान मार देता है। 1414 में सैयद वंश की नींव पड़ती है। नासिरुद्दीन महमूद के समय में 2 ही चीज प्रमुख है। ठीक है, इसके समय में ये कहा जाता है कि इसका जो शासन जो साम्राज्य का क्षेत्र था वो व्यंग में कहते थे दिल्ली से पालमपुर तक है। इसी के समय में कहा जाता था दिल्ली से पालमपुर तक है। पालमपुर दिल्ली के पास एक स्थान है, जैसे पालमपुर हवाई अड्डा, तो वही वाला एरिया दिल्ली से पालमपुर तक का क्षेत्र है। इसके समय की एक बहुत बड़ी बात कही जाती है। ठीक है, इसके समय में ये कहा जाता है इसका क्षेत्र तुगलक वंश का दिल्ली से पालमपुर तक है। और दूसरी बात यह है कि इसी समय में जो मंगोल शासक महान तैमूर लंग रहता है 1398 में, वो इसके समय में आक्रमण करता है। 1398 ईस्वी में मंगोल शासक तैमूर लंग, शासक तैमूर लंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा। किसके समय में शासन करता है, यही नासिरुद्दीन महमूद है। इसी के समय में आक्रमण करता है मंगोल शासक तैमूर लंग, आक्रमण करता है और दिल्ली को तहस नहस कर देता है, प्रकार से बिल्कुल से लाशों के ढेर लगा देता है। तो ये रहता है कि नासिरुद्दीन महमूद के समय में सब दिल्ली से पालमपुर तक का इसका शासन रहता है, और तैमूर लंग इसके समय में आक्रमण करता है 1398 में। और तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक के बाद कुछ नहीं है। ठीक है ना, प्रश्न पूछा जाता है, हाँ कभी कभी यही सबसे हिट प्रश्न है कि तैमूर लंग का आक्रमण किसके शासनकाल में होता है, तो नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में होता है। तुगलक वंश का शासक रहता है। ठीक है, 1398 में होता है, 1412 तक
शासन चलता है, 1412 में तुगलक वंश समाप्त हो जाता है। तो ये रही तुगलक वंश की पूरी कहानी। ठीक है, अगर आप उसको नोट कर लेंगे तो अभी मैंने प्रशासन नहीं पढ़ाया है, लेकिन जिस दिन प्रशासन में पढ़ाऊंगा तुगलक वंश तक मुझे विश्वास है कि अधिकांश प्रश्न फंस जाएंगे। ठीक है, तो ठीक साथियों, आज तक यहीं पे, फिर मिलते हैं दूसरे लेक्चर में, दूसरे विषय में जल्दी ही। वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हर बार कहता हूँ, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है। अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगती हैं तो अपने मित्रों से सब्सक्राइब करवा दीजिए, जान पहचान वाले लोगों से सब्सक्राइब करवा देंगे तो मेरा हौसला बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ठीक साथियों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।